Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Terminator Salvation. ये मूवी मेरी टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की 4th मूवी है। इसके पहले मैंने इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन तीनों मूवीज को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन तीनों ही मूवीज का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर इन तीनों मूवीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसे स्टार्ट करने से पहले मैं इस मूवी का एक छोटा सा बेस आपको बता देता हूँ। कंप्लीटली ये स्टोरी स्टार्ट होने वाली है इसके थर्ड पार्ट यानी कि टर्मिनेटर 3 द राइज ऑफ मशीन के 21 साल बाद से, क्योंकि टर्मिनेटर के थर्ड पार्ट में हमें दिखाया गया था जजमेंट डे जो कि आया था 1997 में, और इस मूवी के इवेंट्स बेस्ड होने वाले हैं 2018 के यानी कि उसके ठीक 21 साल बाद के। मगर वहां पहुंचने से पहले ये कहानी हमें जजमेंट डे के 5 साल बाद की एक बैक स्टोरी दिखाती है। बेसिकली एक फ्लैशबैक सीन होता है जहां पर हम देख पाते हैं इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मार्कस राइट को। ये जेल में बैठा एक कैदी होता है जिसकी मौत की सजा यानी कि इसे फांसी मिलने वाली होती है जस्ट अगले दिन, मगर ठीक एक दिन पहले इससे मिलने के लिए साइबरडाइन सिस्टम की एक डॉक्टर जिनका नाम होता है डॉक्टर सेरिना उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जस्ट एक दिन बाद में फांसी की सजा होने वाली है और तुम मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम हमें अपनी बॉडी को डोनेट कर दो तो हम तुम्हारी बॉडी के साथ में कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और फ्यूचर को और अच्छे तरीके से या फिर उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएंगे। पहले तो मार्कस इस बारे में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, मगर जब उसे ये बात क्लिक होती है कि उसका शरीर तो वैसे भी खत्म होने वाला है, तो आखिर ह्यूमैनिटी को बेहतर बनाने के लिए वो अपने कदम क्यों ना उठाए। एंड दैट इज द रीजन वो फाइनली उसके डॉक्यूमेंट पर साइन कर डालता है और अपनी बॉडी को साइबरडाइन सिस्टम के लिए डोनेट कर डालता है। जहां पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और यहाँ पर अब मार्कस राइट पहुंच चुका होता है साइबरडाइन की मेन हेडक्वार्टर्स में, जहां पर उसके थोड़े बहुत बॉडी चेकअप कर लेने के बाद में उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे कहा जाता है लीथल इंजेक्शन, जिसे देने के बाद में उसकी बॉडी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद में साइबरडाइन उसकी बॉडी के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। और वहीं से ये कहानी अपने प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हमें ईयर दिखाया जाता है 2018 यानी कि 2018 यानी कि जजमेंट डे के ठीक 21 साल बाद में, जहां पर हम देख पाते हैं जॉन कॉर्नर को। जैसा कि इसके थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि जॉन कॉर्नर और साथ ही केट कॉर्नर या फिर कह सकते हैं कि केट ब्रेस्टर, जिसके बाद में उसकी शादी हो गई होती है जॉन के साथ में, वो दोनों ही 1997 के अंदर क्रिस्टल पीक के अंदर छुपकर जजमेंट डे का नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। तो इस वजह से जॉन कॉर्नर ने फ्यूचर में एक सोल्जर बनने का डिसाइड कर लिया होता है, जिस वजह से आज वो एक आर्म सोल्जर है और अपनी पूरी टीम को लीड करता हुआ स्काईनेट के ही एक VLR नेटवर्क में पहुंचकर कंप्लीटली तबाह करने के लिए निकलते हैं। अगर VLA नेटवर्क के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये बेसिकली स्काईनेट की ही एक ब्रांच होती है जहां पर उन्होंने काफी सारे कैदियों को कैद करके उन पर रिसर्च करने या फिर काम में न आने के बाद में जॉन से मार देने के लिए इकट्ठा कर रखा था। और साथ ही VLA नेटवर्क में ऐसे कुछ प्रोटोटाइप भी थे जिनके साथ में स्काईनेट फ्यूचर के टर्मिनेटर्स को क्रिएट करने वाली थी, और यही रीजन था कि जॉन कॉर्नर ने VLA नेटवर्क पर अपना धावा बोल दिया था पूरी टीम के साथ में, जहां पर अब वो वहां पर मौजूद सारे कैदियों को छुड़वा कर साथ ही वहां का सारा क्लासिफाइड डेटा लेकर निकलने की कोशिश करता है, मगर तब तक वहां पर ऊपर से T10 टर्मिनेटर ने उनके ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहां पर जॉन कॉर्नर के काफी सारे साथी मारे जाते हैं। जिसके बाद में जॉन एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस T10 टर्मिनेटर का पीछा करने की कोशिश करता है, मगर T10 उसे पीछे से ही स्कैन कर लेता है और उसके ऊपर एक बड़ी सी मिसाइल दाग देता है, जिसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर प्लस VLA नेटवर्क कंप्लीटली तबाह हो जाता है। जिसके बाद में जब जॉन कॉर्नर अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर बाहर का नजारा देखता है, उससे पहले वहां पर पहुंच जाता है T600। और जैसा कि मैंने आपको इसकी फर्स्ट मूवी में ही बताया था कि T600 देखने में साइज में काफी बड़े होते हैं और इनके ऊपर एक रबर की स्किन भी होती है, और वही T600 अब पहुंचकर जॉन कॉर्नर पर हमला बोल देता है, मगर हेलीकॉप्टर में मौजूद एक मशीन गन की मदद से वहां पर जॉन कॉर्नर उस T600 को कंप्लीटली फोड़ डालता है। जिसके बाद में वहां पर उसके कुछ साथी आकर उसे रेस्क्यू करके रेसिडेंस लीडर के पास में लेकर जाते हैं। अब अगर आपको इनके बारे में शॉर्ट में बताऊं तो कुल मिला के इस वक्त तक इंसानों की लड़ाई टर्मिनेटर के खिलाफ बिल्कुल स्टार्टिंग में ही थी, जहां पर इंसानों ने ही अपने कुछ रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस लीडर को चुनकर उनके पास में कुछ कुछ टुकड़ियों में रहना स्टार्ट कर दिया होता है। मगर जो उनके लीडर्स होते हैं वो पानी में मौजूद एक सबमरीन के अंदर उन्हें कोऑर्डिनेट देते रहते हैं और वहीं से सबसे कांटेक्ट भी करते हैं। जहां पहुंचने पर अब जॉन कॉर्नर वहां के लीडर को वो सारा क्लासिफाइड डेटा देता है जो कि उसे VLA नेटवर्क से मिला था, और साथ ही ये भी बताता है कि उस डेटा के अंदर T-800 का प्रोटोटाइप भी था जिसे कि 2026 में एग्जीक्यूट करने वाली थी स्काईनेट। और अगर डिजिटली वे में बताऊं तो इस वक्त 2018 चल रहा है, 2026 के अंदर T-800 बनेगा, यानी कि उसके ठीक 8 साल बाद में। और 2029 में जॉन कॉर्नर कायल रीस को 1984 में भेजेगा, जहां पर सभी लीडर्स जॉन कॉर्नर को कहते हैं कि हमें जस्ट अभी एक फ्रीक्वेंसी मिली है, उस फ्रीक्वेंसी में हम उनके एक और सीक्रेट बेस को अपना निशाना बनाकर खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद में जॉन कॉर्नर अब उस सीक्रेट बेस को तबाह करने के लिए निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनमें से एक लीडर जॉन कॉर्नर को रोककर एक बात और बताता है कि हमें थोड़े ही टाइम पहले स्काईनेट की एक हिट लिस्ट के बारे में पता चला है जिसके अंदर सेकंड नंबर पर तुम्हारा नाम है, यानी कि वो तुम्हें जरूर मार देंगे। तो जॉन कॉर्नर पूछता है कि अगर मेरा नंबर सेकंड है तो फर्स्ट किसका है, तो वो लोग बताते हैं उसका नाम है कायल रीस। मीनवाइल हम देख पाते हैं VLA नेटवर्क को, जैसे कि अभी सुबह सुबह T-10 ने पूरी तरीके से अपने मिसाइल के साथ तबाह कर दिया था। मगर वहां पर उठ खड़ा होता है एक शख्स जो कि और कोई नहीं होता, वो होता है मार्कस, जिसके शरीर पर इस वक्त कपड़े नहीं होते और वो वहां पर अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर वो पूरी जगह तो खाक में मिल चुकी होती है। हालांकि इस वक्त वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसे 2003 में मार दिया गया और इस वक्त 2018 चल रहा है, यानी कि टोटल 15 साल बीत चुके हैं। इन 15 सालों में उसके साथ क्या हुआ उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वहीं से वो चलता चलता अगले दिन पहुंच जाता है लॉस एंजलिस, जहां पर इस वक्त लॉस एंजलिस शहर की भी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी, यानी कि स्काईनेट के रोबोट्स ने पूरी तरीके से इंसानों का खात्मा कर दिया होता है। मगर फिर भी मार्कस अपनी खोज चालू रखता है और वहीं से किसी इंसान को खोजने की कोशिश करता है। जहां से उसे दूर कोई चलता हुआ नजर आता है तो वो उसे चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करता है, मगर वो दूर खड़ा शख्स को इंसान नहीं बल्कि एक T-600 होता है जो कि उसे देखकर उसके ऊपर अपनी मशीन गन फायर कर देता है। मगर तभी एक और शख्स वहां पर आकर उसे बचा लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो होता है कायल रीस, जिसके साथ में उसकी एक छोटी पार्टनर भी होती है जिसका नाम होता है स्टार। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर अब कायल रीस मार्कस को बताने लगता है कि ये ईयर 2018 है। जजमेंट डे को बीते अब टोटल 21 साल हो चुके हैं। इन 21 सालों में स्काईनेट ने इंसानों को मारने की हर वो हथियार भेजे हैं जिनसे कि हम खत्म हो जाएं। मगर मैंने सुना है कि स्काईनेट के खिलाफ एक शख्स है जॉन कॉर्नर, जो कि अपनी पूरी ताकत से उसे खत्म करने में लगा हुआ है। जहां पर वो उसे एक बात और बताता है कि जॉन कॉर्नर हर रोज रात को बचे हुए इंसानों को अपना बचाव टर्मिनेटर से करने के नए नए तरीके बताता है, और साथ ही रेसिस्टेंस की टीम और कहां पर मौजूद है उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। मगर कुछ दिनों से उसका ये रेडियो खराब हो चुका है, इस वजह से वो अब जॉन कॉर्नर की बातें नहीं सुन पा रहा। वहीं पर हम देख पाते हैं कि मार्कस का टेक्निकली माइंड काफी ज्यादा होशियार होता है, इसी वजह से वो उस रेडियो को 2 मिनटों में ही ठीक कर डालता है। जिसके बाद में वो जॉन कॉर्नर की अगले दिन की न्यूज भी सुन पाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अगले ही दिन जॉन कॉर्नर की टीम के पास में अपने आप को बचाने या फिर रेसिस्टेंस की टीम से मिलने के लिए पहुंचेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहां पर उन तीनों को ही चलते चलते रास्ते में कुछ कारें मिलती है। उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, मगर मार्कस उन्हें अपने तेज दिमाग के साथ में ठीक कर देता है। जिसके बाद में अभी तीनों ही निकल पड़ते हैं नॉर्थ की ओर, मगर रास्ते में जाते वक्त उन पर एक ड्रोन हमला कर देता है। लेकिन मार्कस की ड्राइविंग स्किल अच्छी होती है, इसीलिए वो उसे बचाकर कैसे तैसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले वो उस ड्रोन से बच पाते, उस ड्रोन ने कायल रीस को स्कैन कर लिया होता है। जिसके बाद में ये अपनी जान कैसे तैसे बचाकर वहां से एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि बेसिकली एक रेसिस्टेंस टीम होती है। वो टीम वहां पर मौजूद सभी लोगों की जान को बचाकर यहाँ पर एक साथ रह रहे होते हैं। लेकिन अब जैसा कि ड्रोन ने थोड़ी देर पहले उनकी लोकेशन और साथ ही उन्हें स्कैन कर लिया होता है, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा टर्मिनेटर आकर उन पर हमला कर देता है, जिसका नाम होता है हार्वेस्टर टर्मिनेटर। जहां पर हम देख पाते हैं कि बाकी बचे हुए लोग उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर हार्वेस्टर का स्कैनिंग सिस्टम और साथ ही उसके पास में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा हाईली एडवांस होते हैं कि वो हर किसी को जान से मार रहा होता है। तो यहाँ पर कायल रीस और साथ ही मार्कस डिसाइड करते हैं कि गैस स्टेशन में एक ट्रक है, क्यों ना हम उसकी टांगे बांधकर उस ट्रक को ही ब्लास्ट कर दें, जिससे कि हार्वेस्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अब ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर हार्वेस्टर भी रुकने वाला कहां था, वो भी उन्हें जान से मारने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर अपनी चालाकी के साथ में ये उस गैस स्टेशन के ट्रक को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स को ये लगने लगता है कि हार्वेस्टर टर्मिनेटर अब इस ब्लास्ट के बाद में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मगर देखते ही देखते हार्वेस्टर वापस से उठ
खड़ा होता है, मगर जैसा कि इस वक्त कायल रीस का ट्रक उनसे काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है, तो इस वजह से हार्वेस्टर अपने दोनों पैरों में से मोटर टर्मिनेटर को निकालकर उनके पीछे भेज देता है, जो कि दिखने में काफी हद तक एक मोटरसाइकिल की तरह होता है। जिसके बाद में हमें एज यूजुअल टर्मिनेटर की पूरी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड एक अच्छा खासा चेज सीक्वेंस दिखाया जाता है। मैंने आपको टर्मिनेटर की मूवीज में हर बार एक बात तो जरूर बताई है कि टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी अपने ट्रक चेज सीक्वेंस 1-to-1 कॉम्बैट फाइट्स और साथ ही हाईली एडवांस गन्स के लिए फेमस है। तो इसी प्रथा को कायम रखते हुए यहाँ पर अगेन एक शानदार चेज सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है, जिसमें से वो लोग एक मोटर बाइक को तो हराने में कामयाब हो जाते हैं, मगर फिर भी एक पीछे बची हुई होती है जो कि उनका पीछा कर रही होती है। मगर तभी सामने से एक और बहुत ही बड़ा ट्रुप कैरियर इनके आगे आ जाता है, जहां पर अब हार्वेस्टर अपनी चालाकी के साथ में स्टार और कायल रीस को पकड़कर उस ट्रुप कैरियर के अंदर ले जाता है, जहां पर सीन शिफ्ट होता है जॉन कॉर्नर की सीक्रेट लोकेशन पर, जो कि अब ये पूरे हादसे को एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा की मदद से देख रहा होता है। जहां पर अब उन लोगों को बचाने के लिए जॉन कॉर्नर 2 फाइटर जेट प्लेन्स भेजता है, लेकिन अब जैसा कि ट्रुप कैरियर उनसे काफी ज्यादा हाईली एडवांस होता है, तो वो उनके ऊपर अपनी मिसाइलें दाग देता है, जिसकी वजह से उनके फाइटर प्लेन्स में आग लग जाती है, मगर उनमें से एक पायलट निकलकर बचने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद में थोड़ी दूर चलने पर मार्कस को वही फाइटर जेट प्लेन वाली पायलट मिल जाती है और वो उसे बचाकर जमीन पर ले आता है। इस पायलट का नाम होता है ब्लेयर, जहां पर अब इन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और साथ ही इनकी दोस्ती भी बढ़ जाती है। यहाँ पर ब्लेयर मार्कस को बताती है कि वो जॉन कॉर्नर के पास में वापस जाना चाहती है, तो इस बात को सुनकर मार्कस कहता है कि हाँ मुझे भी जॉन कॉर्नर से ही मिलना है। तो अब ये दोनों जॉन कॉर्नर से मिलने के लिए ह्यूमन रेसिस्टेंस टीम के पास में जाने लगते हैं, जो कि इनकी लोकेशन से 2 दिन के वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है। और अब यहीं से ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, जहां पर रास्ते में इन्हें एक माइनिंग फील्ड भी दिखती है। उस पूरी जगह पर अंदर बॉम्ब फिट कर रखे होते हैं इंसानों ने, जहां पर ब्लेयर मार्कस को बताती है कि हम इंसानों को इससे कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक मैग्नेट फिट है। अगर कोई रोबोट या फिर कोई एंड्रॉइड टर्मिनेटर हमारा पीछा करेगा तो ये मैग्नेट उसके ऊपर लग जाएंगे और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। पहले ब्लेयर आगे जाती है और उसके पीछे पीछे मार्कस जाने लगता है, मगर देखते ही देखते फील्ड में छिपा एक माइन उसके पैरों पर चिपक जाता है और वहीं पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। जिसके बाद में हम सीन देखते हैं सीधा जॉन कॉर्नर की लोकेशन का, जहां पर अब मार्कस को हाथ बांध कर लटका दिया जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद में जब मार्कस की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने जॉन और साथ ही केट कॉर्नर को पाता है। वहां पर जॉन मार्कस से कहता है कि मैं तुम्हारी जैसे टर्मिनेटर के हाथों नहीं मरने वाला। तो मार्कस कहता है कि मैं कोई टर्मिनेटर नहीं, मैं एक ह्यूमन हूं। तो उसके जवाब में जॉन कहता है कि जरा नीचे तो देखो, और जब मार्कस अपने शरीर को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसका पूरा शरीर तो एक मेटालिक रोबोट है। तभी वहां पर केट कहती है कि ये कोई एंड्रॉइड रोबोट नहीं, ये एक साइबॉर्ग है, यानी कि आधा इंसान और आधा रोबोट। इसके शरीर में इसका दिमाग और इसका दिल ही असली है, बाकी सारी पूरी चीजें स्काईनेट ने ह्यूमन से ट्रांसफर करके एक रोबोट में बदल दी है। मगर ब्लेयर ये सब देखकर काफी हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि उसे तो अब तक ये लग रहा था कि वो एक ह्यूमन है। इसके बाद में काफी दिन बीत जाते हैं, जहां पर मार्कस इस वक्त भी उनकी कैद में होता है, लेकिन ब्लेयर से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, इसलिए वो एक रात आकर उसे छुड़वा देती है और उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है। मगर इस वक्त तक जॉन कॉर्नर को इस बारे में पता चल चुका होता है, इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर मशीन गन से उन दोनों के ऊपर फायर कर रहा होता है, जिसमें ब्लेयर तो मारी जाती है मगर मार्कस बच जाता है। कुछ ही देर बाद में वहां पर दूसरे टर्मिनेटर भी आ जाते हैं, जो कि जॉन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हेलीकॉप्टर के साथ ही नदी में गिर जाता है, जहां पर अगेन नदी में मौजूद हाइड्रोबॉट्स भी आकर अब उस पर हमला कर देते हैं। मगर तभी उसे बचाने के लिए मार्कस आगे आता है और उन सारे के सारे हाइड्रोबॉट्स को खत्म कर डालता है। जिसके बाद में अब ये दोनों ही आपस में हाथ मिला लेते हैं। अब यहाँ पर जॉन मार्कस से कहता है कि आखिर स्काईनेट ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। तो मार्कस कहता है कि इस बारे में तो मैं खुद भी स्काईनेट से बदला लेना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे शरीर के साथ में ये सारा क्या किया। साथ ही मार्कस उसे एक बात और कहता है कि मेरे दोस्त कायल रीस और साथ ही स्टार को मुझे बचाना है, जो कि भी स्काईनेट के कब्जे में। और जैसे ही जॉन कॉर्नर नाम सुनता है कायल रीस, तो वो मार्कस को उन्हें बचाने के लिए आगे भेज देता है। वहीं पर वापस अपने कैंप में आने के बाद में लीडर्स उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करी है जो कि स्काईनेट की ओरिजिनल हेडक्वार्टर से आ रही है। हम वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने वाले हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है। तो वहां पर जॉन उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनके कब्जे में काफी सारे इंसान और साथ ही ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे तबाह करने से पहले हम वहां पर मौजूद कैदियों को जान से बचा लें। जिस बात को सुनने के बाद तो अब रेसिस्टेंस लीडर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मार्कस पर, जो कि अब पहुंच चुका होता है
स्काईनेट में, क्योंकि होता तो वो भी एक साइबॉर्ग है, इसलिए वहां के स्काईनेट उसे एक टर्मिनेटर समझते हुए एंट्री दे डालते हैं, जहां पर अंदर जाने के बाद में वो पूरे स्काईनेट के सारे सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सामने आती है डॉक्टर सेरीना और इसे कहती है कि मार्कस तुम अपने काम में कामयाब हुए। जिसे सुनकर मार्कस थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि मैंने आपका काम क्या किया। तो सेरीना बताती है कि जब से तुम ऑन हुए हो तुमने हमारे ही तो काम करे हैं, जैसे कि सबसे पहले कायल रीस को ढूंढना, फिर हमारे सिस्टम में उसे स्कैन करवा देना और उसके बाद में जॉन कॉर्नर की पूरी टीम को एक फेक फ्रीक्वेंसी दी डालना और अब जॉन कॉर्नर को भी मरवाने के लिए यहाँ पर ले आना। जहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रेसिस्टेंस के सभी लीडर्स को जो सीक्रेट लोकेशन स्काईनेट की मिली थी वो उनके ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल छुड़वा देते हैं और यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि स्काईनेट ने उन्हीं को हैक करके उन्हीं की लोकेशन पर वो मिसाइल को सेट कर दिया होता है, जहां पर वो मिसाइल आकर उन्हीं की सबमरीन में एक जोरदार धमाका कर डालती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जॉन कॉर्नर जो कि अब स्काईनेट के इंटरनली सेक्शंस में पहुंच चुका होता है और वहां पर एक एक करके सभी कैदियों को छुड़वा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात T-800 के पिछले प्रोटोटाइप यानी कि टी-रिप से होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके लाइनअप में सारे के सारे टर्मिनेटर्स आर्नोल्ड की शेप और आर्नोल्ड की बॉडी में ही होते हैं और अब देखते ही देखते वो टर्मिनेटर भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो उसके ऊपर एक ग्रेनेड लॉन्चर भी छोड़ता है, जिसके बाद में वहां पर एक ब्लास्ट होता है। हम सभी को लगने लगता है कि वो मर गया, मगर तभी वहां पर उसके ऊपर की स्किन हट जाती है और टर्मिनेटर अपने एक्चुअल फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। मगर तभी उनको बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है मार्कस और वो अब इस टर्मिनेटर के साथ में लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक इंसानी दिल और एक इंसानी दिमाग होता है जो कि अब जॉन कॉर्नर को बचाना चाहता था। वहीं पर जॉन कॉर्नर की नजर ट्रांसफॉर्मर्स के फ्यूल सेल पर पड़ती है और वो ये बात जानता कि टर्मिनेटर्स के फ्यूल सेल किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होते हैं, इसीलिए वो सभी को एक साथ जोड़कर उनके अंदर बॉम्ब लगा देता है ताकि अगर एक सेल फ्यूल फटे तो पूरा का पूरा स्काईनेट का हेडक्वार्टर्स भी उड़ जाए। मगर तभी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए पहुंच जाता है टी-रिप और अगेन उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी उसके बचाव के लिए वहां पर मार्कस भी अगेन पहुंच जाता है और फिर हमें इस मूवी की एक और वन ऑफ द बेस्ट फाइट दिखाई जाती है टी-रिप और साथ ही मार्कस के बीच में, जहां पर कैसे तैसे करके मार्कस उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहां पर टी-रिप उसे कंप्लीटली स्कैन कर लेता है, जहां पर उसे पता चलता है कि इसके शरीर में तो इंसानी दिल और दिमाग है, जिसके जवाब में अब टी-रिप उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो साइबॉर्ग यानी कि मार्कस वहीं पर धराशायी हो जाता है और अब अगेन टी-रिप जॉन कॉर्नर को ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद में जब जॉन की नजर मार्कस पर पड़ती है तो वो उसे जगाने के लिए उसे काफी सारे इलेक्ट्रिकल शॉट्स देता है और फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो उसे जगाने में कामयाब हो जाता है, मगर उसी वक्त पीछे से आ जाता है टी-रिप और जॉन के सीने में एक सरिया घुसेड़ देता है, मगर जॉन जान से खत्म हो पाता उससे पहले वहां पर उसकी जान बचा लेता है मार्कस और वो अपनी पूरी ताकत से उस टी-रिप की मुंडी उखाड़ देता है, जिसके बाद में वो टर्मिनेटर वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। वहां से मार्कस जॉन कॉर्नर को निकालने में कामयाब हो जाता है और जो सेल फ्यूल पर उन लोगों ने बॉम्ब लगाए थे वो भी अब फट जाते हैं और देखते ही देखते पूरी स्काईनेट तबाह हो जाती है। वहीं पर अब अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है उनके बेस कैंप में, जहां पर हम देख पाते हैं कि जॉन कॉर्नर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। क्योंकि टर्मिनेटर ने जो लोहा उसके सीने के बीचों बीच डाला था वो उसके दिल को चीरता हुआ आगे निकल गया था। तब वहां पर मार्कस आगे आता है और कहता है कि मुझे मेरे शरीर की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा दिल जॉन कॉर्नर में ट्रांसप्लांट कर दो। जहां पर उसे कहता हुआ कायल रीस भी सुन रहा होता है और अब इसी के साथ उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है और ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं इसका 5th पार्ट जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।